Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today I have with me हमारे सबके favorite Qaid Ahmed and we will be talking about a lot of things today and I'm so very happy to have you on our today's episode. How are you Qaid? I'm fine. Zabaz, आप सुनाएं? I am good. I'm absolutely fine. क्या हो रहा है आजकल? बहुत कुछ हो रहा है. सबसे बहुत पहले कुछ. तो working on my album. Oh, और for last 7 to 8 months. oh nice. Yes, there's these producers named Hashtag. Oh, तो मैं उनको Hashtag Boys बोलता हूँ. तो lovely. उनके साथ एल्बम कर रहा हूँ. 7-8 गानों की एल्बम में 7 गाने ऑलरेडी कंप्लीटेड है. Okay. मिक्सिंग और मास्टरिंग के प्रोसेस में है. Written and और composed by you? written and composed by me. Wow. All the songs. Wonderful. Wow, bhai, we are so excited for that. How excited are you for that? I'm pretty much excited because पिछले last 1-2 सालों में बहुत जिंदगी में changes आए as an artist, as a person. तो बस वही exploration का एक process था जिसकी वजह से हम जैसे लोग म्यूजिक में आते हैं. तो आई थिंक वो मजा आ रहा है. इस एल्बम से मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ समाया हुआ है ना उन गानों के अंदर. बहुत सारी मेरी फीलिंग, बहुत सारी बातें. तो जब आप लोग एल्बम सुनेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा, अच्छा यार, जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी मेरे दोस्त, तो वो अगर वो एल्बम सुनेंगे तो वो बोलेंगे हाँ यार ये काइद की आवाज है, ये काइद का व्हाट वी कैन से Emotions मेरा दिमाग, अपने. मेरा इमोशन या मेरा दिमाग बोल रहा है इसके अंदर. हाँ. और जो मुझे नहीं जानते उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा मुझे समझने का इस एल्बम के थ्रू. Oh wow, that's interesting. That's really interesting. तो हम anxiously wait कर रहे हैं फिर इस एल्बम का. Exactly, How is बस it like? How do you, being the front man of a band and then performing solo, क्या डिफरेंस क्या लगता है, कैसा फील कैसे होता है? Good question. When I was in Sounds of Kalachi, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, I just left Sounds of Kalachi. बहुत डिफरेंस है आई गेस. सोलो काम मैं अपना पहले भी करता था, मेरा काफी काम रिलीज भी हुआ है. और काफी मैंने अकेले अपने आप को एक्सप्लोर भी किया हुआ था. जब आप बैंड में आते हैं, क्योंकि मेरा पिछले 7-8 साल से फोकस, जब से हमने साउंड्स ऑफ कोलाची को फाउंड किया, तब से सारा फोकस साउंड्स ऑफ कोलाची ही था. राइट. उसी की एल्बम, उसी के शोज, उसी का स्ट्रक्चर, साउंड्स ऑफ कोलाची का एक आइडिया था, तो उसी के अंदर हम लोग उसी हिसाब का काम किया करते थे और अपनी कंफर्ट जोन से बहुत कम निकला करते थे, उस बैंड की कंफर्ट जोन से. तो आई गेस साउंड्स ऑफ कोलाची छोड़ने के बाद मुझे ज्यादा चीज रियलाइज हुई कि एक बैंड में बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट होता है. 4-5 लोग जो कोर मेंबर्स होते हैं, आपको सबकी बात सुननी पड़ती है. सबका के तरीके से आपको चलना पड़ता है. अगर आप 20% अपनी मनवा रहे हैं तो बाकी 20% बाकियों की भी माननी पड़ती है. कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को आपने जो है वो पीछे भी करना होता है. बहुत सारी जगहों पे एक मेलोडी मैंने बनाई, एक लफ्ज या एक लाइन मैंने लिखी कि यार ये लफ्ज या ये लाइन इस गाने में जरूर होनी चाहिए. 3 लोगों ने बोला नहीं यार हमें समझ नहीं आ रही. तो आपको कहीं ना कहीं, यार मुझे तो समझ आ रही है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ रही? नहीं भाई नहीं, बस नहीं समझ आ रही. तो फिर वो आपको थोड़ा सा बैकफुट पे भी होना पड़ता है. तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है. और इसमें प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होते हैं, फड्डे भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और हर तरीके की बात होती है. जब आप एक फैमिली होती है ना, उसमें हर तरीके की बातें होती हैं, हर तरीके की एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना पड़ता है. व्हेन यू आर लाइक, अगर आप सोलो हैं, सोलो आर्टिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और अकेले काम कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें
इन चीजों को मद्देनजर रखना नहीं पड़ता, और मुझे लगता है एक तरीके से अच्छी बात भी है। मैंने एक एक्सपीरियंस करना था जितना बैंड का, वो मैंने कर लिया। अब आई थिंक आगे बढ़ने का टाइम है। मुझे अब ये लगता है कि मुझे कॉलिंग थी, मुझे आवाज आ रही थी पीछे से कि यार आई थिंक अब अपनी आवाज सुननी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। और अगर कोई बात किसी और को अच्छी नहीं भी लगती तो कोई मसला नहीं है, वो मेरी बात है, वो जरूरी नहीं है उससे ज़बात भी एग्री करें। बिल्कुल। और जो आपकी बात है वो मुझे भी सुननी चाहिए। तो ये बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आप सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप एक फ्री सोल हो जाते हैं। आप किसी के माइंड के अंदर, किसी के शिकंजे के अंदर, किसी की थॉट के अंदर बंद नहीं होते। जो भी होते हैं आप होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं आप। तो ये एक बड़ा But Kaid, being associated with a band for so many years, आपको लगता है कि अभी भी आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बैंड का इन्फ्लुएंस है? बैंड का इन्फ्लुएंस हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मैं अपने दोस्तों में भी बैठा होता हूँ, या हम कहीं भी काम करने जाया करते हैं, स्टूडियोज जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे कि यार साउंड्स ऑफ कराची क्यों छोड़ा तुमने, यार क्या मतलब, हम कैसे, मतलब समझ नहीं आ रही बात। मैं कहता था यार देखो, साउंड्स ऑफ कराची हमेशा से मेरा बैंड था। हमने एहसन ने, मैंने, नताशा ने, हम सब ने मिलके उसको फाउंड किया था। उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया हमने पिछले 8-10 सालों में। yes. तो वो हमेशा से उसका इन्फ्लुएंस था। And we have witnessed that. oh, yes. बिल्कुल, absolutely, we have witnessed it. आप लोगों ने शुरू से देखा है हमें, शुरू से जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक एब्सोल्युटली। तो हमें पता है वो मेहनत, आप लोगों की लगन उस बैंड के साथ, आप लोगों का प्यार, आपकी एसोसिएशन हमने सब देखी है। एंड नाउ वी आर विटनेसिंग अ डिफरेंट आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंटली खुद निखर के आ रहा है। और अब ये एक अलग स्ट्रगल है, अब ये एक अलग जर्नी है। ये एक अलग जर्नी है, अलग स्ट्रगल है, और ये एक अलग इसका एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है करने में। बैंड के हिसाब से ये होता है कि वो इन्फ्लुएंस जो साउंड्स ऑफ कराची का, आज मैं कंपोज भी कर लेता हूँ। 8 साल पहले, 10 साल पहले मैं कंपोज करता था, लिखता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था। मैं फराज अनवर के साथ, मैं समीर अहमद के साथ, और मैंने इन सारे बड़े लोगों के, राहत फतेह अली के साथ, आतिफ असलम के साथ काम नहीं किया था। साउंड्स ऑफ कराची की ही वजह से कोक स्टूडियो में भी फीचर हुआ है, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में भी काम किया, फवाद खान, आतिफ असलम, राहत फतेह अली, स्ट्रिंग्स, आमिर जकी, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। और जो भी इन बड़े आर्टिस्ट से देखा, जो अपने को वर्कर्स से और जो कोलीग्स थे मेरे, जो बैंड मेंबर्स थे, उनको देख के, उनको सीख के, उनसे इंस्पायर होके जो आज मैं जो कुछ भी बनाता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ, जो कुछ भी कंपोज करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं उन सबका हाथ, उन सबकी कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं जा सकती, वो कंट्रीब्यूशन मेरे साथ है, हमेशा रहेगी। उसी कंट्रीब्यूशन की वजह से you have shaped into the artist that you are today. Exactly. वो साउंड्स ऑफ कराची नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो मैं शायद एक सिंगर ही रह जाता। अच्छा सिंगर होता तब भी, लेकिन आई म्यूजिकल सेंस और जो कॉमन या लिरिकल सेंस जो मेरे अंदर आज है, कि हाउ टू अरेंज अ सॉन्ग, हाउ टू प्रोड्यूस अ सॉन्ग, हाउ टू राइट गुड कॉम्पोजिशन, हाउ टू राइट गुड लिरिक्स, जिनके सर पैर हों, जिनको, जो लोगों को समझ भी आए, और हाउ टू पॉप सॉन्ग कैसे बनाना है, कव्वाली कैसे बनानी है, उसके क्या तौर तरीके होते हैं, एक सूफी गाना है उसको कैसे बनाना है, और अगर एक कंटेम्प्रेरी गाना है या एक कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट के साथ किस तरीके से उसको करना है, तो वो सारी चीजें, वो सारा साउंड्स ऑफ कराची का एक्सपीरियंस है जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये बस एक टेंशन है, ये आप समझ लें। अच्छा कायद, मुझे ना शुरू से बताओ, हाउ डिड यू एंटर इन द इंडस्ट्री? व्हाट वाज the one thing that influenced you कि मुझे आना है, मुझे ये करना है, मुझे सिंगर बनना है? जैसे ही मैं स्कूल से निकला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पर मुझे आज़ादी मिली। वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, मैं एक नया इंसान था। तो वहाँ पर फिर मैंने पहली दफ़ा स्टेज परफॉर्मेंस की पूरे बैंड के साथ,
और उसके बाद मैंने कॉन्स्टेंटली हर ईयर उस कॉलेज के साथ जो है वो परफॉर्मेंस करता रहा। उसके बाद मुझे शौक हुआ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह ऑडिशंस देने जाता रहा और मैं एक्सप्लोर करता रहा। यार कराची में स्टूडियोज हैं, कराची में भी लोग एक्टिंग करते होंगे, कराची में भी लोग बुलाते होंगे, किसी को टैलेंट जरूरत होती है। तो फेसबुक का इसमें बड़ा फायदा हुआ हमें कि फेसबुक नया नया आया था, उसमें लोग स्टेटस डालते थे, एक दूसरे को टैग करते थे, मैसेजेस भेजते थे। राइट। तो उसके इवेंट पेज बनते थे, ऑडिशन के लिए वो वाले पेज बनते थे जिसमें ऑडिशन की कॉल्स आती थी या कुछ होता। तो बस इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आना स्टार्ट हुआ फिर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि AFY हुआ था, AFY पे तो वहां मैं मेन राउंड्स के लिए सेलेक्ट हो गया। मैं ऑडिशन देने मस्ती मजाक में चला गया था, फिर मुझसे होस्टिंग भी करवाई, डांस भी करवाया, एक्टिंग भी करवाई और सिंगिंग भी करवाई। और उसमें जजेस थे फैसल कुरैशी, सवेरा नदीम, आसिफ रजा मीर, अहमद जानजेब, फहद मुस्तफा। तो इस तरीके के लोग आते थे, कॉमेडियंस रऊफ लाला, ये सब आते थे। तो वहां पर मैंने होस्टिंग भी ट्राई की, वहां पर मैंने डांस भी ट्राई किया, वहां पर सिंगिंग भी ट्राई की, एक्टिंग भी ट्राई की। तो शौक मुझे सब कुछ था करने का, गाना मैं गाता था, ऑलराउंडर। हाँ, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं मिमिक्री भी करता था, इमरान खान की, इनकी, उनकी। तो फिर मुझे एक बहुत मशहूर शो है 4 मैन शो, वो आज चैनल पे आता था उस जमाने में। तो मैंने 4 मैन शो की भी तो मैंने 4 मैन शो की भी सारे कॉल आती है। और मैं जो है वो एक यूनिवर्सिटी में मिला था एहसन बारी से, वहां पर भी मैं किसी से पार्ट ले रहा था। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो वो बेसिकली सिंगिंग कंपटीशन नहीं था, वो कंपटीशन था बेसिकली। मैं तो गाने के लिए गया था, सीरियस गाना गाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कैटेगरी थी सिंगिंग की नहीं थी, बाथरूम सिंगर कैटेगरी थी। ओके। मैंने बोला ये बाथरूम सिंगर क्या भी रखा हुआ, भी बनाई थी। मैंने बोला यार बाथरूम सिंगिंग मैं नहीं गाऊंगा, मैं तो सीरियस सिंगर हूँ, मैं तो सीरियस, कोई शफकत अमानत अली गाने आया था, कोई मेहंदी हसन गाने आया था, ये कहा मुझे पता। वहां पर मेरे दोस्त ने बोला यार ये राउंड है, बहुत मस्ती मजाक वाला राउंड है, इसमें कोई भी तुम क्रिएटिव सी चीज कर सकते हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो, मिमिक्री करते हो, 10 चीजें करते हो। तो मैंने बोला यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं 3 मिनट में 17 गाने गाऊंगा। तो वो 3 मिनट का एक मेडले था जिसमें 17 सॉन्ग्स थे, और वो बहुत फनी तरीके से मैंने कहीं सुने थे किसी शो में, तो मैंने वो सारी चीजें याद कर ली, तो मुझे वो अजबर याद हुए। तो जब मैंने वहां परफॉर्म किया तो लोग पागल हो गए, लोग चीखें मचाने लग गए, लोग बोल रहे हैं यार क्या आवाज है, क्या ये है, क्या वो। इसमें क्लासिकल टच भी था, उसमें पॉप भी था, उसमें कव्वाली का अंग भी था। तो अब अंधेरा था, मुझे नहीं पता था कौन जज है क्या है। तो जब मैं लाइट्स खुली और अनाउंस हुआ कि फर्स्ट प्राइज गोस टू कायद अहमद, वाओ, एहसन बारी साहब बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। That's such a beautiful story. और मेरी एहसन से कोई 25 से 30 सेकंड बात हुई है सर। ओके। मैंने शायद उनकी शक्ल भी सही तरीके से नहीं देखी, वो सामने बैठे हुए थे। ओके। और मैं उनके पास गया, मैंने थैंक यू सो मच, आपने मुझे अवार्ड दिया। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे कोई अवार्ड, कोई शील्ड, कोई कुछ मिलेगी, मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी स्कूल वगैरह में। तो ऐसा ने बस मुझे बोला यू शुड टेक इट सीरियसली, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हारी स्टेज प्रेजेंस अच्छी है, तुम अच्छा गाते हो, अच्छा दिखते हो। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला यार पता नहीं कौन है ये और पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मुझे ये ना ये सारी बातें। तो मैंने वो 25 सेकंड की कॉन्वर्सेशन थी, मैंने उससे बात की, जैसे उन्होंने ये बात की मैं वहां से कट गया अपना प्राइज लेके। तो फिर पता नहीं कोई 1 महीने बाद मेरा दिल किया, मैंने बोला यार मुझे म्यूजिक करना चाहिए, किसी स्टूडियो जाके कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, कुछ है। तो फिर मुझे एहसन बारी का नाम दिमाग में था, याद था। और उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन में ये भी बोला था कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ, कभी कोई गाना बनवाना हो, कुछ हो तो मेरे पास आ जाना, तुम बहुत टैलेंटेड हो।
फिर मैंने फेसबुक पे एहसन को ऐड किया। अगेन फेसबुक हेल्प्ड है। हेल्प, हाँ, फेसबुक जो है ना स्टोरी का हीरो है। हीरो है, मेटा हीरो है, मेटा हीरो है, चेंज हो चुका है। मेटा हीरो है। तो फिर बस एहसन को मैंने ऐड किया, वहां से फिर एहसन के साथ मेरी दोस्ती चलती रही फेसबुक के थ्रू, बातें, एहसन काफी म्यूजिक मुझे शेयर करते थे, मैं एहसन को काफी म्यूजिक शेयर करता था, हमारी बातें होती थी लेकिन बहुत कम होती। तो एक शो आया कॉर्नेटो म्यूजिक आइकन, यस, उसमें एहसन शाही हसन के साथ, द ग्रेट शाही हसन के साथ वो शो प्रोड्यूस कर रहे थे, और उसमें राहत फतेह अली, मीशा शफी, स्ट्रिंग्स, अली अजमत, आमिर जकी, आलमगीर, ये सब थे। तो उस शो के लिए मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। पहली दफा शाही हसन के मैं स्टूडियो गया तो मैं स्टूडियो देख के पागल हो गया, मैंने बोला ये क्या लाइफ होती है यार, तो स्टूडियो में मुझे तो यहीं रहना है। एट द सेम टाइम मेरा ARY का वो शो भी चल रहा था। तो फिर जब मैंने स्टूडियो देखा वहां पर, फिर मैं कुछ दिन बैठा, कुछ दिन गया, कुछ दिन रहा, गाने रिकॉर्ड किए, फिर उसकी शूट पे भी मैं था, मैंने पूरा प्रोसेस देखा। फिर इन सब से मेरी मुलाकातें भी हुई। तो मैंने बोला यार करना है तो यही करना है, अब तो पीछे नहीं हटना, अब तो Now पीछे I've नहीं हटना, seen everything, अब मुझे इसी में करना है। अब इसी में करना है। अब बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन ये जो गाना है ना, ये गाना गाना और ये रिकॉर्ड करना और ये माइक लगाना और ये सितार रिकॉर्ड करना और ये गिटार रिकॉर्ड करना और इसको किस तरह गाया जाता है, इसकी क्या साइंस है, मुझे इसमें घुसना है। और ये किस तरीके, खास तौर पे ये गाने कैसे बनते हैं, कैसे कंपोज होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, मुझे खास तौर पे इसकी साइंस सीखनी है। बस वो दिन था और आज का दिन है, और आज का दिन है। फिर एहसन के साथ, एहसन और मैं, वी आर लाइक ब्रदर्स, हम एक दूसरे के साथ फिर कॉन्स्टेंटली रहे। फिर एहसन के दिमाग में एक आइडिया आया जो कि साउंड्स ऑफ कराची था। राइट। उसी शो में मेरी मुलाकात नताशा बेग से भी हुई थी। नताशा बेग का भी फर्स्ट एवर शो था वो। तो नताशा और एहसन और मैं बहुत अच्छे दोस्त बने। फिर एहसन ने शो के उस शो के खत्म होने के कोई 1 साल बाद मुझे बोला कायद नताशा को पिक करके मेरे घर आ जा। मैंने बोला क्यों? कह रहे बस एक आइडिया है और मुझे लगता है कि तुम लोग ही पहले वो 2 लोग हो जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। राइट। तो बस मैं नताशा को पिक करके एहसन के घर गया और वो जो आइडिया उन्होंने बताया तो वो साउंड्स ऑफ कराची था, द मास्टर प्लान। फिर मैंने और नताशा ने एक दूसरे को देखा और मैंने बोला यार हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं और कोई रास्ता तो है नहीं, हम दोनों ने गाना भी गाना है और बंदे से बेहतर हमारा दोस्त भी कोई नहीं है और मिल भी नहीं कोई सकता। बस हमने साउंड ज्वाइन किया। उसके बाद की जो सारी स्टोरी है वो आपके सामने, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब वो माशाल्लाह इट्स गोइंग टू रिमेन हिस्ट्री। बहुत खूबसूरत जर्नी है काय, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी हाउ यू स्टार्टेड और अब माशाल्लाह where you have reached so far, alhamdulillah, और आगे भी बहुत, there's a long way to go. Oh yes, अभी तो शुरुआत है, अभी बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और हमेशा जो मेरे ख्याल से ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं ना दुनिया में, वो हमेशा इसी प्रोसेस में रहे कि अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ये मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की जो है ना निशानी होती है, ये उसकी एक ट्रेट होती है, उसकी खासियत होती है। तो इंशाल्लाह वी आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। कुछ म्यूज़िक के बारे में बातें करें? हालिया म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कायद, एक ज़माना था जब रॉक बैंड्स वर द थिंग। 2005-2006 के बाद रॉक बैंड्स जो है ना वो डिस्पर्स हो गए, गायब हो गए। वजह क्या लगता है, क्यों हुआ ऐसे? वजह जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की नहीं है। वजह जो है वो पूरी दुनिया की है। 60s 70s में, उससे पहले ब्लूज म्यूजिक होता था, जैज म्यूजिक होता था। तो पहले जैज था, फिर वहां से फिर पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में लोग जैज सुनना स्टार्ट हुए। जब वहाँ जैज चल रहा था तो यहाँ पर गजल, ख्याल गायकी और ये कव्वालियां और ये सारी चीजें चल रही थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त
इतनी इजीली आप टीवी पे किसी को देख नहीं सकते थे, सीख नहीं सकते थे। वीसीआर भी बहुत लेट आए हैं, कलर टीवीज बहुत लेट आए हैं, और वो वीएचएस होती थी वीसीआर की, तो बहुत वो लेट आई हैं। तो इससे पहले जो भी वहाँ वेस्ट का कल्चर था, वहाँ जैसे यूएस में जैज चलता था, पाकिस्तान में जो है वो अपना संगीत चलता था जो रेडियो पे चलता था। जो लोग जो हमारे बड़े गुलाम अली या बेगम अख्तर जो जलसों में गाया करती थी और म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया करती थी, तो वही म्यूजिक पनप रहा था। आफ्टर वीएचएस, आफ्टर वीसीआर, जब रेडियो से कहानी टीवी पे आई, तो फिर वो माइकल जैक्सन और एबा और एल्विस प्रेस्ली, वो सारी चीजें वेस्ट की पाकिस्तान और इंडिया आना स्टार्ट हुई। तो वहां से फिर पॉप म्यूजिक और फिर वहां से फिर रॉक म्यूजिक पाकिस्तान के अंदर आया, जैसे वाइटल साइंस या जुनून या बहुत सारे ऐसे बैंड्स थे जो के खासतौर पे नजम सिराज एक बहुत अच्छे रॉक वोकलिस्ट है, और जवाद अहमद। जी जी बिल्कुल। तो वो वहां से इंस्पायर हुए और उन्होंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया। तो फिर हमें जुनून मिला, सूफी रॉक निकला वहां से, सब कुछ। वो सलमान अहमद और इन लोगों ने अपनी थॉट को, सूफी की थॉट को, कव्वाली की थॉट को मिला के रॉक म्यूजिक के अंदर मिला के जुनून बना दिया। आहिस्ता 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 चलते चलते इंटरनेट ये सब कुछ आया। फिर वहाँ वेस्ट में आप देखें तो वो रैप मशहूर होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मशहूर होने लग गया। तो अब पाकिस्तान की जनरेशन आजकल जो सबसे ज्यादा म्यूजिक सुन रही है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है। हाँ, को सुना जैसे हमने कोक स्टूडियो में भी देखा ना कि रैप इस दफ़ा रैप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, एंड वेस्ट में भी बहुत हो रहा है। तुमने देखा होगा उसमें सुपर बोल में जो है 50 सेंट और एमएनएम और डॉक्टर ड्री और ये सब दोबारा से उन्होंने जो है हमारी 2004-2005 स्नूप डॉग, दे ऑल रिवाइवल हो गया, हमारी वो यादें ताज़ा हो गई। तो उसी तरह से अब जो है मैं देख रही हूँ कि कोक स्टूडियो में भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा रैप पर जोर है। तो डू यू थिंक हम वी आर हेडिंग इन अ डायरेक्शन जहाँ रैप को ज़्यादा हम देखेंगे, हमारे पास अब वो वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस इतना आ गया है? वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस तो आ गया है, लेकिन अब रैप जो है वो बहुत अच्छा म्यूजिक है, सुनना भी चाहिए लोगों को। और वो आसान लफ्ज हैं, आसान, उसमें कोई ज्यादा राग रंग नहीं होते जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। तो वो बच्चों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को, क्योंकि वो ज्यादा नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, वो ज्यादा बैटमैन, सुपरमैन उन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वेस्ट में क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, हर तरीके की प्रोडक्शन क्वालिटी, उनकी फिल्म्स भी ज्यादा मशहूर होती हैं बनिस्बत पाकिस्तानी फिल्मों से। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जब से बॉलीवुड थोड़ा सा कम हुआ, इंडिया चैनल बंद हुए हैं, तो वो हम थोड़ा सा रैप और इसकी तरफ इंक्लाइन हो गए। सही। और वो पूरी दुनिया में चेंज आता है। पहले रॉक म्यूजिक था, उससे पहले ब्लूज था, वो सब था। तो अब जो है वो रैप का जमाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की ऑडियंस बहुत डाइवर्स है। आप इस दफा का कोक स्टूडियो भी देखेंगी तो मुझे हर एक गाना अच्छा लगा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, हर एक गाना। आप पसूड़ी देख लें, उसका एक बिल्कुल डिफरेंट, उसको आप एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा समझ करेंगे, कंसिडर करेंगे। आप कराकरम का गाना देखें, वो एक अलग, वो एक अलग है। आप तू झूम देखें, वो बिल्कुल एक डिफरेंट, जो सूफी जो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए। तो इस कोक स्टूडियो में हर बंदे के लिए सब कुछ है। जो पंजाबी टप्पे वाले गाने सुनना चाहता है वो भी है इस कोक स्टूडियो में, जो रैप सुनना चाहता है वो भी है, जो रॉक म्यूजिक सुनना चाहता है वो भी है। उसके पास कराकरम भी है, और जो कव्वाली सुनना चाहता है, जो सूफी सुनना चाहता है, उसके पास नसीबो और आबदा जी का तो वो गाना भी है। तो हम पाकिस्तान एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। प्रोड्यूसर्स लाइक जुल्फी और प्रोड्यूसर्स लाइक एहसन परवेज मेहंदी, तो ये काफी सारे लोग जब से सीन में आए हैं तो पाकिस्तान का म्यूजिक थोड़ा सा खुल रहा है। अब वो हम जो है ना, वो हम अब इन्फ्लुएंस तो हैं वेस्ट से, थोड़े बहुत इंडिया से, बॉलीवुड से भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो हम 2006 या 2007 से पहले अपने गाने बनाया करते थे, जिसमें नजम सिराज बहुत अच्छी एल्बम्स निकाल रहे थे, अली हैदर, सज्जाद भाई, सज्जाद अली, और अली अजमत की अपनी जो सोलो एल्बम्स आई थी, स्ट्रिंग्स की जो एल्बम्स आई थी, अब वो वापस से
इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो वापस से आ रहे हैं। जैसे टेस्ट टीम्स वापस आ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है पाकिस्तान में बिल्कुल क्रिकेट, ऐसा ही है, एंड आ रही है, इसी तरीके से म्यूजिक भी आ रहा है। म्यूजिक भी वापस आ रहा है। तो मैं अपने जो हमारे साथ के लोग हैं, ये जो नेस्कैफे बेसमेंट, जुल्फी, अली हमजा और साउंड्स ऑफ कुलाची, नताशा बेग, लाल सीरीज बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिग फुट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ए फॉर अलिफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बिल्कुल लाहौर में बैठे हुए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, शमशीर राना है और शहरी खटक हैं, और ये सब मेरे फेवरेट हैं। विजडम सैलेड उनके बैंड्स का नाम है, और अब्दुल्ला सिद्दीकी, अब्दुल्ला कुरैशी, बिल्कुल सही, तोहा जुबैरी, तो ये सब अपने गाने निकाल रहे हैं, अपनी एल्बम्स निकाल रहे हैं, वापस से एल्बम का जमाना आ रहा है, वापस से आसिम अजहर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये प्रॉपर म्यूजिशियंस हैं, और ये प्रॉपर सीख के और प्रॉपर एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, और ये बजा रहे हैं, ये गाने, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ब्राइट है फ्यूचर। बस हमें थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़ने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल है। तो कायद आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा कोक स्टूडियो में एक और ख़ास बात ये भी है कि जुल्फ़ी ने अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। हम प्रीवियसली इस तरह नहीं देखते थे, हम हमेशा जो है कुछ एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट, कुछ एक्सक्लूसिव नाम ही देखते आए हैं कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंस। लेकिन इस दफ़ा एवा बी हो गई, यू नो बीबर सिस्टर्स जो हैं, यू नो ये एक सर्टन जुल्फ़ी का जो नेस्कैफे बेसमेंट से एक चलता हुआ आ रहा है, गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यू नो पीपल हु एक्चुअली डिज़र्व इट, और वो किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी परफॉर्म नहीं करते हैं, हम उनको इस तरह से नहीं देखते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग कोक स्टूडियो इस दफ़ा? बिल्कुल हेल्प किया है, और आप देखेंगे, आप रोहेल भाई के, रोहेल हयात के सीजन देखें, आप उसके बाद स्ट्रिंग्स के सीजन देखें, फिर अली हमजा और ज़ुहैब काजी ने कोक स्टूडियो 11 किया था, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। स्ट्रिंग्स का सीजन मुझे बहुत पसंद है, रोहेल भाई के सीजन मुझे बहुत पसंद है। तो एज अ म्यूजिशियन अगर मैं देखूं, तो कोक स्टूडियो का मेयार जो है वो ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर, अब पाकिस्तान ऊपर ही जा रहा है। पाकिस्तानियों का एक मसला है हम लोगों का, हम लोगों को चेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, ऐसा है। अगर स्ट्रिंग्स ने दूर बनाया है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आज 2020 में बैठ के दूर ही गाना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर रोहेल हयात ने कोक स्टूडियो सीजन 3 बहुत अच्छा किया था, और वो कोक स्टूडियो सीजन 13 कोक स्टूडियो सीजन 3 जैसा नहीं कर सकते, वो डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे, वो डिफरेंट लोगों को लाएंगे, वो डिफरेंट तरीके से अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो ये जो हर दूसरे तीसरे सीजन बाद प्रोड्यूसर्स बदलते, ये भी बहुत हेल्दी कंपटीशन है कि रोहेल भाई ने अपना टाइम लिया, स्ट्रिंग्स ने अपना टाइम लिया, 4 सीजन लिए, अली हमजा, ज़ुहैब काजी को 1-2 और सीजन्स मिलने चाहिए थे मेरे लिहाज से। तो वो भी बहुत, उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा सीजन किया, क्योंकि वो डिफरेंट था, लोगों को इतना समझ नहीं आया। हाँ, वो समझ तो लोग उस पे अगेन कायद लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है ना कि म्यूज़िक या कोई भी आर्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है या फॉर्म होती है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सब। ये इस तरह से तो नहीं है ना कि आप बस हम जो है ना वो बहुत कॉन्फाइंड है, हम चीज़ों को बहुत कॉन्फाइन कर देते हैं, हम बस एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ये इसी तरह होना चाहिए, और हम एक्सपेरिमेंट के लिए तो रेडी हैं ही नहीं। हमारा मसला कुछ और है ना, हम हिट नंबर्स की तरफ चले गए। हमें म्यूजिक नहीं चाहिए, हमें हिट नंबर्स चाहिए। या तो हमें वो गाना चाहिए जिस गाने को सुन के हम बहन की शादी में नाचे। वो गाने भी बन रहे हैं, वो गाने भी अच्छे हैं, वो गाने भी बनने चाहिए, लेकिन ये गाने अब देखें, अब जुल्फी एक बिल्कुल नए थॉट के साथ आए हैं। जुल्फी ने बिल्कुल कोक स्टूडियो को बदल दिया, उसकी बिल्कुल शक्ल बदल दी है। तो यही तो चाहिए। आप दूसरा प्रोड्यूसर क्यों लाते हैं किसी प्रोजेक्ट में? आप दूसरा सीईओ क्यों लाते हैं? आप दूसरी मैनेजमेंट क्यों लाते हैं? आप दूसरे म्यूजिशियन लाते हैं ताकि फ्रेश साउंड करे, 2-3 सीजन के बाद कोई और प्रोड्यूसर आ जाएगा, वो एक नई चीज लाएगा, फिर और कोई नए प्रोड्यूसर आ जाएंगे, वो नई चीज लाएंगे। तो ये इकोसिस्टम बस चलना चाहिए म्यूजिक का। बिल्कुल। बाकी प्रोड्यूसर्स भी यहीं बैठे हैं, म्यूजिक भी यहीं पर है, हम म्यूजिशियंस भी यहीं पर है। हमने तो पूरी जिंदगी गाने बनाने हैं और पूरी जिंदगी म्यूजिक करना है, तो हम तो कहीं नहीं जा रहे।
तो कोक स्टूडियो और ये पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, ये भी सारी चीजें आई होप चलती रहे, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी चलता रहे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है गायद कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड है, बिस्कोनी म्यूजिक है और दूसरे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर व्हाई डज कोक स्टैंड आउट एवरी ईयर? वजह क्या है? जितनी हाइप कोक की होती है या जितनी कनेक्शन कोक के साथ होती है, वो दूसरी जगह, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इतनी वो क्यों नहीं होती? इसका सिंपल आंसर है, इसका बहुत सिंपल आंसर है। जो लोग और इंटरनेशनल जो हैं वो मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं, या मेरे बहुत सारे इंडिया में दोस्त हैं ना, वो भी ये मुझसे पूछते हैं, यार आईपीएल बड़ा है या पीएसएल बड़ा है? यार पीएसएल तो इतना अच्छा है, लेकिन वो आईपीएल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पीएसएल का बजट, पीएसएल का वो सारी चीजें पीएसएल की तरह हैं। तो पीएसएल अपने तौर पे एक बेहतरीन क्रिकेट लीग है, लेकिन आईपीएल में, आईपीएल का जहां पीएसएल में लोगों को 2-3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं प्लेयर्स को, वहीं आईपीएल में 16 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जितना पैसा जो जितना लगाएगा प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट, उसी हिसाब से वो गाने बनाएंगे। बिस्कॉनी म्यूजिक पहला साद हयात ने प्रोड्यूस किया था, दूसरा राफी इसरार ने प्रोड्यूस किया, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था बजट में। उसी तरीके से कोक स्टूडियो में जो ज्यादा बजट वाला कोक स्टूडियो था वो भी बहुत अच्छा था उस हिसाब से, लेकिन जो कम बजट वाले कोक स्टूडियो बने वो भी बहुत अच्छे हैं उस हिसाब से। तो हाँ, तो हर कोई 80 करोड़ 1 अरब रुपए नहीं लगा सकता। तो अगर कोई 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ भी लगा रहा है और उससे म्यूजिक बन रहा है, तो मेरा तो काम है, पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि म्यूजिक बनना चाहिए, चाहे 50 करोड़ लग के बन रहा है, चाहे 5 करोड़ लग के बन रहा है, चाहे 5 लाख लग के बन रहा है। तो वो चाहे कोई बिस्कॉनी बनाए, कोई पेप्सी बनाए, कोई कोक स्टूडियो बनाए, तो मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में ना कि ये सारे लोग काम कर रहे हैं और ये सारे लोग म्यूजिक पे पैसा लगा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। as long as अच्छा म्यूजिक बन रहा है, we are happy. Exactly. as long as म्यूजिक बाहर आ रहा है, हम उसी में खुश हैं, हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए कोई और अच्छा म्यूजिक की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। बिल्कुल। एक लियारी में बैठा हुआ बंदा जो है उसके लिए कुछ और है, एक सिंधी के लिए कुछ और, एक बलोच के लिए कुछ और, एक पंजाबी के लिए कुछ और है। Absolutely. लेकिन म्यूजिक है। म्यूजिक है। और कायद, मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर कोई एमेच्योर म्यूजिशियन है या सिंगर है जिसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, स्टूडियो नहीं है, तो वो किस तरह से इस अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है और म्यूज़िक में करियर परस्यू करना चाहता है, तो उसे किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए? आप एक ऐसे यंग परफॉर्मर को या यंग सिंगर को किस तरह से गाइड करेंगे? देखिए, मैंने अभी कॉन्वर्जेशन में मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से लोगों को रीच आउट किया और मेरे किस तरीके से कनेक्शन बने। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ना आपको पीटीवी के धक्के खाने पड़ते हैं, ना आपको रेडियो स्टेशन के सामने जो है घंटों खड़ा रहना पड़ता है। आपने बस जो है वो जहाँ भी आप रहते हैं, सक्खर में, लाहौर में, टंडो अल्लाह यार में, पेशावर में, आपने बस देखना है कि आपके करीब कौन से ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, या जिनके पास एक कोई स्टूडियो हो या छोटा सा कोई सेटअप हो स्टूडियो का, या कोई गिटार हो या कोई कीबोर्ड हो। आप उनके साथ जुड़ें, उनके साथ कुछ बनाने की कोशिश करें, उनके साथ अपने आइडियाज़, अपनी लिसनिंग, अपना म्यूज़िक शेयर करें। और इससे भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो एक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम बनाना होता है आपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में। और फिर आप फेसबुक पे मुझ जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट करें, या अगर आप जैसी किसी की दोस्त हैं तो आप जैसे लोग उनको कनेक्ट करवा सकते हैं हम जैसे लोगों के साथ। राइट। कोई भी किसी भी जगह अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर स्टूडियो देखना चाहती है, तो अपने किसी भी करीब स्टूडियो जहाँ पर भी है वहाँ पर जाके उनसे बात करें कि हमें सेटअप बताएं, किस तरह होता है स्टूडियो, किस तरह बनता है, यहाँ कौन कौन आता है, किस तरह। तो कोई भी आपको अपना स्टूडियो देखने से या पूरा प्रोसेस बताने में हिचकिचाएगा नहीं। वो 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट तो जरूर देंगे आपको। मेरे स्टूडियो में जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, अगर कोई बाहर कोई बंदा आ जाता है, कोई स्टूडेंट आ जाता है, कोई मुझे फेसबुक पर मैसेज करता है कि काइद भाई मुझे आपका स्टूडियो देखना है, किस तरह काम होता है, तो मैं उसको 10-15 मिनट के लिए बुला लेता हूँ। देखो इस तरह होता है स्टूडियो, इस तरह करना पड़ता है, इस तरह ये करना पड़ता है। और उसके साथ साथ फिर जब आप लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट होते हैं, तो
आपकी फिर दोस्तियां भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्सर्ट्स और छोटी छोटी महफिलों में जाना स्टार्ट करते हैं, जब म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग बैठते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन हो सकता है। आप अपने अराउंड देखें कौन से ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सोशलाइजिंग नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते। घर बैठ के तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए आपको जो है खुद जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। और लाइक यू सेड, आजकल तो इतना सोशल मीडिया के थ्रू तो इतना कन्वीनियंट है, आप किसी को भी जिसको आप अपना मेंटोर समझते हैं या जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, आजकल उसको रीच आउट करना इजी है। लेकिन कायद अगेन कुछ लोगों की शिकायत ये भी होती है कि हम अगर किसी अच्छे म्यूजिशियन को जो है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उससे, तो वो हमें जवाब नहीं देते, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और लाइक यू सेड, कोई अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे तो आप हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं उसको। मैंने खुद भी पर्सनली ये चीज़ देखी है कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं और यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर समवन्स क्वेरी। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे अराउंड अगर मैं 50 म्यूजिशियंस को जानता हूँ तो उसमें से 40 तो रिप्लाई करते ही करते हैं। अगर आपको एक म्यूजिशियन रिप्लाई नहीं कर रहा, आप दूसरे को मैसेज करें, दूसरा नहीं कर रहा तीसरे को मैसेज करें, चौथा पांचवा आपको रिप्लाई करेगा, आपको जवाब देगा, आपके साथ मुलाकात करेगा, आपको अपने स्टूडियो में बुलाएगा, आपके साथ चाय पिएगा, आपको अपना फलसफा बताएगा, चाहे फोन पे बताए, चाहे कॉल पे बताए, चाहे वीडियो के थ्रू बताए, चाहे ऑडियो के थ्रू बताए, चाहे मिल के बताए, वो बताएगा। अक्सर म्यूजिशियंस मैंने देखे हैं कि वो लोगों को, बच्चों को कॉन्सर्ट पे बुला देते हैं कि यार वी आर परफॉर्मिंग टुमारो फलाना फलाना जगह पे, तो आप पहुंच जाएं, वहाँ मुलाकात कर लेते हैं 5-10 मिनट की। तो रीच आउट करें, ये ना देखिए कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। 10 लोगों को रिप्लाई करेंगे जिसमें से 2 लोगों के रिप्लाई आएंगे आपको। बिल्कुल, इस पे थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि देखिए हमारे पास तो वेस्ट की तरह स्कूल्स नहीं हैं, हमारे पास हम टेक्निकली इतने इक्विप नहीं हैं। बाहर आपने देखा होगा हर जगह पे स्कूल्स अवेलेबल हैं, म्यूज़िक स्कूल्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सिखाते हैं, जगह जगह पे ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है रसाई। आपको लगता है कि अगर हमारे पास भी स्कूलिंग्स होती और हमारे पास भी एक अर्ली स्टेज से म्यूज़िक सिखाया जाता, म्यूज़िक की तरबियत दी जाती, तो बहुत आसान हो जाता एक इंसान के लिए म्यूज़िक में अपना करियर जो है बनाना। म्यूज़िक में करियर बनाना भी आसान हो जाता, एक आपको चैनल मिल जाता है ना कि यार आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आप सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर ना म्यूजिक की कोई डिग्री है, ना कोई म्यूजिक उस तरीके से सिखाता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी काफी फ्लॉज हैं, वहाँ भी बहुत मसले मसाइल हैं जो कि दूर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 2-4 इंस्टीट्यूट्स मिलके जो है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में। यही अगर हर शहर में, हर सिटी में अगर 3-3, 4-4 इंस्टीट्यूट्स हों और म्यूजिक एप्रिसिएशन सिखाई जाए, करिकुलम में म्यूजिक डाला जाए। आप कुछ ना करें, अगर जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो हफ्ते में 15 मिनट 20 मिनट का म्यूजिक लिसनिंग सेशन स्टार्ट कर दें। म्यूजिक अप्रिशिएट करना, अपने आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन देना स्टार्ट कर दें कि 20 मिनट की क्लास होगी, जैसे गेम्स की स्टार्ट होती है, तो हर हफ्ते 10 लोग अपने फेवरेट गाने लेके आएंगे और वो पूरी क्लास को सुनाएंगे। और वो इस गाने के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, गाया किसने, प्रोड्यूस किसने किया है, लिखा किसने, लिरिक्स क्या होते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करें उसके ऊपर। रिसर्च होती है, ये तो हम आम लोगों को भी बहुत पता होता है। आप किसी भी 1 या 2 क्लास के टीचर को जाके पूछेंगे कि ये कव्वाली किसकी है, तो वो बता देंगी नुसरत फतेह अली की है। और ये लिखी किसने है, तो वो आपको यूट्यूब पे जाके उसके क्रेडिट्स भी जाके बता देंगे टीचर। तो वही टीचर अपने बच्चों को भी ये बता सकती है, वही टीचर अपने बच्चों को कव्वाली का, पॉप गानों का और रॉक गानों का फर्क भी बता सकती है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत। अगर हम अपने मुल्क में म्यूजिक एप्रिसिएशन स्टार्ट कर दें तो उस म्यूजिक एप्रिसिएशन से ही लोग म्यूजिक की तरफ और बढ़ेंगे आना। उसी तरीके से खपत भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। अगर 10,000 बच्चा म्यूजिक सीखने के लिए खड़ा हो जाता है एक सिटी में, कराची में, या 5,000 बच्चा, तो क्या कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इदारा स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा म्यूजिक की? ऐसा हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली।
आई एग्री। जब यहाँ पर साबुन बन सकते हैं, जब यहाँ पर बाइक्स बन सकती हैं, जब क्रिकेट बैट्स बन सकते हैं, बॉल्स बन सकती हैं, पाकिस्तान दुनिया को फुटबॉल जो है वो दे सकता है। फीफा वर्ल्ड कप में अगर इतने मिलियन डॉलर की अगर फुटबॉल दे सकता है, तो वो अपने बच्चों को हम गिटार भी दे सकते हैं, हम गिटार भी बना सकते हैं, हम कीबोर्ड भी बना सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बहुत सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने ड्रम्स भी बना सकते हैं, बस डिमांड हमें ज्यादा करनी है। और वो किस चीज से आएगी? अपने बच्चों को म्यूजिक की अप्रिसिएशन सिखाएं और समझाएं और बताएं, और बहुत इजी काम है जी। एब्सोल्युटली नहीं, आई टोटली अग्री विथ यू। और कायद मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादती है उन बच्चों के साथ जो म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम अपने अर्ली स्टेजेस में बच्चों को साइंस सिखाते हैं, मैथ्स सिखाते हैं, लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो कितने अच्छे हम लिटरेचर, जब एक बच्चा शुरू से लिटरेचर पढ़ रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा ही राइटर बनेगा ना। लेकिन आर्ट के लिए ये चीज़ नहीं है हम अभी भी इतने पीछे हैं, इतना लैक करते हैं कि हम बेसिक एजुकेशन आर्ट की, म्यूज़िक की, एंटरटेनमेंट की, एक्टिंग की, ये चीज़ें हम देते ही नहीं हैं, शुरू से बच्चों को हम देते ही नहीं हैं। तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादती है जिनके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन उनको फिर बहुत आगे जाके जब वो बैचलर्स करते हैं, तब जाके उनको कोई इंस्टीट्यूट मिलता है, लेकिन बचपन से वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो आई थिंक इस चीज़ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ एनीवन इज़ हेयरिंग थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, आई थिंक वी शुड एड्रेस दिस इशू, एंड हमें इस पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें म्यूजिक की छोटी छोटी करिकुलम में म्यूजिक उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन आप उनकी एजुकेशन सिस्टम भी देखेंगे तो वहाँ पर साइंस भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी प्रॉपर पढ़ाई जाती है। बाकी जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो आपके गली मोहल्लों में स्कूल्स बने होते हैं, आजकल बंगलों में लोगों ने स्कूल्स बनाए हुए, तो उसमें तो बेचारे साइंस और इंग्लिश उसी में ही लैग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। साइंस और इंग्लिश सही तरह नहीं पढ़ाते, फिजिक्स नहीं सही तरह पढ़ाते, तो म्यूजिक तो बहुत दूर की बात है। तो एजुकेशन निजाम जब ठीक होगा, ऑटोमेटिकली करिकुलम में म्यूजिक भी आएगा। जैसे गेम्स होता है, गेम्स का पीरियड होता है, ब्रेक होती है, जैसे इंग्लिश साइंस होता है, उसी तरीके से म्यूजिक भी होता है। दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, दुनिया भर में। और हमारे बड़े जो HEC के सदर हैं, या जो म्यूजिक या जो हमारे करिकुलम सेट करते हैं, जो सेट करते हैं, जो लोग भी वो लोग हैं जो हुकूमत में, उन सबको पता है। उन सबके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, US में पढ़ रहे हैं, यूरोप में पढ़ रहे हैं, और वो वहाँ पर म्यूजिक भी पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते, या पता नहीं करवा नहीं पा रहे, क्योंकि कंफ्यूजन है उनके अंदर भी है। एज अ कॉम हमारे अंदर भी कंफ्यूजन है कि म्यूजिक ऐसा है, म्यूजिक ऐसा है, म्यूजिक ये नहीं होना चाहिए, डांस ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो रिलीजन और उसमें इतना बेचारे फंस के रह गए कि वो अपना आप ही नहीं ढूंढ पा रहे। तो बेचारे कंफ्यूज से हैं। कंफ्यूजन दूर हो रही है वक्त के साथ साथ। हाँ, हम और आप जैसे लोग हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आई टोटली एग्री विद यू, एंड वेरी वेल सेड कायद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस बातचीत से जो है लोगों को बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, मदद मिली होगी। और इसके अलावा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एल्बम। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। और अब आपको इट्स द प्लेजर इज़ माइन, कम्प्लीटली माइन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कायद, अब आपको पता है कि मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल पता है। तो क्या सुना रहे हैं आप? क्या सुना रहे हैं आप? गिटार उठाता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी एक एल्बम रिलीज की थी 5 गानों की। इसका नाम था सुन लो। Spotify, YouTube, हंगामा, एप्पल ट्यून्स, हर जगह अवेलेबल है। तो उसी का टाइटल सॉन्ग है, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है, तो वो मैं सुनाऊंगा। परफेक्ट। दो मिनट वेट करें, खालिद मलिक आए। ओके।
कायद ये स्टूडियो है कहाँ पे? ये है सबा एवेन्यू, कैफे क्लिफ्टन के पीछे। ओके, राइट। नाउ वी कैन स्टार्ट। श्योर। तो ये गाने का नाम है सुन लो, तो मैं वो 2 लाइनें आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। सुन लो मेरे दिल की सारी बातें, सुन लो, कह दो मुझे सारी रात कह दो, मैं तुझसे होके जुदा एक पल भी रहा कहीं नहीं, वास्ता रहेगा इन सांसों में बहेगा, फिर कभी आओ तो सही पूरी तरह कभी, कब तक यूं ही होंगी, कब तक यूं ही मेरे दिल की सारी बातें तुम लो। Wow, wonderful. Thank you so much, Qaid. It was very delightful to have you. बहुत मजा आया. Thank you. Thanks a lot. Good to see you. ख्याल रखिए अपना. आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा. See you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.